बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश रहें और दूसरों के दरमियान में भी खुशियाँ बांटें। आज हम क्लास सेकंड ईयर के चैप्टर नंबर 15 का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसके ऊपर बात करेंगे वो हमारे पास है फेज ऑफ द एसी, फेजर डायग्राम या फेज डिफरेंस। तीन चीज़ें हैं, तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है। इन तीनों के ऊपर इंशाल्लाह अलग अलग डिस्कस करते हैं कि हमारे पास ये फेज डायग्राम या फेज डिफरेंस, ये आगे जितना भी हम सर्किट्स के डायग्राम को डिस्कस करेंगे वहाँ पर ये वाले अल्फाज या ये वाले कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा हमारे सामने हमें देखने को मिलेंगे। तो लिहाजा इसको समझ लेते हैं ताकि आइंदा जब हम सर्किट को डिज़ाइन करेंगे, सर्किट के अंदर रेजिस्टर को लगाएंगे, डायोड लगाएंगे, हमारे पास इंडक्टर को यूज़ करेंगे, ठीक है जी, कैपेसिटर को लगाएंगे, तो हमें ताकि किसी किस्म के प्रॉब्लम का सामना न करना पड़े। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह आज कंप्लीट डिस्कस होगी अबाउट द फेज ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट कि अल्टरनेटिंग करंट के फेज से क्या मुराद है। हमने इसका वेव कर्व पढ़ा था, ठीक है जी। वेव कर्व के अंदर हमने डिफरेंट एंगल के ऊपर इसकी वैल्यू देखी थी कि कब पॉजिटिव होती है कब नेगेटिव होती है। उसी को ज़रा हम टाइम का हवाला दे देंगे तो ये हमारे पास फेज बन जाएगा, ठीक है जी। फिर उसी फेज डायग्राम को हम लेकर एक डायग्राम के थ्रू या एंगल के डिफरेंट एंगल के थ्रू उसको मेजर करेंगे, उसका प्रोजेक्शन आगे डिस्कस करेंगे, ये हमारे पास एक फेजर डायग्राम बन जाएगा। और आखिरी चीज़ इंशाल्लाह आज के लेक्चर की जो हम बात करेंगे जिस पर वो हमारे पास होगी फेज डिफरेंस कि जब करंट और वोल्टेज दोनों किसी भी सर्किट में फ्लो करते हैं तो एक आगे फ्लो करता है और एक उसके पीछे बैक में रह जाता है, ठीक है। जैसे हम कोई आग लगाते हैं तो पहले धुआं उठता है फिर आग लगती है ना, इसी तरह से हमारे पास वोल्टेज जो है ये पहले निकलता है फिर उसके बाद करंट फ्लो होता है सर्किट के अंदर। इनके दरमियान में कितना गैप आता है, ठीक है जी, उसको इसका फेज डिफरेंस कहते हैं। इंशाल्लाह कंप्लीटली आप इस चीज को समझ जाएंगे। चलते हैं अपने पहला टॉपिक की तरफ, हमारे पास फेज ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट। जी तो स्टूडेंट, आज का हमारा पहला टॉपिक जो कि हमारे पास है फेज ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट। फेज ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट का क्या मतलब होता है, जरा इसके बारे में दो चार जुमले लिखे हुए हैं, आप इसको जरा देख लें। फेज ऑफ पार्टिकुलर एम्पलीट्यूड ऑफ एन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी। कोई हमारे पास अल्टरनेटिंग क्वांटिटी है, उसका हम क्या ले रहे हैं, एम्पलीट्यूड, ठीक है जी, कि उसकी वैल्यू मैक्सिमम हो रही है, डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ये पॉजिटिव साइड पर इंक्रीज हो रही है या नेगेटिव साइड पर इंक्रीज हो रही है, और ये कितनी इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है। जरा इस डिफिनीशन को देख लें कि हमारी बुक जो है वो फेज ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट के बारे में क्या कहती है, ठीक है जी। फेज ऑफ द पार्टिकुलर एम्पलीट्यूड ऑफ एन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी इज द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द टाइम पीरियड और साइकिल थ्रू विच द क्वांटिटी हैज प्रोग्रेस्ड फ्रॉम द सिलेक्टेड जीरो पोजीशन ऑफ रेफरेंस। ये जो इंग्लिश में हमने सेंटेंस पढ़ा, इसका मतलब ये है कि हम थ्रू द ऑल साइकिल, ठीक है जी, हमारे पास जितना भी साइकिल है इस पूरे वेव के ऊपर जब कोई भी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी यानी अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग वोल्टेज मूव करता है, ठीक है जी, तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट, उसका कोई सा भी टुकड़ा जिसको लेकर हम मेजर करते हैं, ठीक है जी, स्मॉल पीस। फॉर एग्जांपल मैं यहां पर देखना चाहता हूं इधर कि यहां पर इसका करंट कितना है, ठीक है जी, दिस इट इज द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द होल वेव। ये जो पूरा वेव फॉर्म है इसका छोटा सा टुकड़ा लेकर उसको मैं मेजर करता हूं कि यहाँ पर एम्पलीट्यूड या मैग्नीट्यूड जो है वो फ्लोइंग करंट या वोल्टेज का कितना है, ठीक है जी, उसकी क्वांटिटी मालूम करने की मैं कोशिश करता हूं, तो ये उस पूरे वेव का फेज कहलाता है, ठीक है जी। स्मॉल पोर्शन फ्रैक्शनल पार्ट लेकर उसको आप मेजर करने की कोशिश करते हैं, इट्स द फेज, ठीक है जी। उसका एक छोटा सा टुकड़ा है और ये कहां से स्टार्ट होता है, फ्रॉम जीरो पोजीशन ऑफ द रेफरेंस। इस जीरो पोजीशन से हम मेजर करना शुरू करते हैं और आगे पूरा जो ये वेव कर्व है अप टू द 360 डिग्री, ठीक है जी, 360 डिग्री तक हम मेजर करते हैं इस पूरे वेव फॉर्म को, और इसके ऊपर कोई सा भी पार्ट लेकर हम वहां पर अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग वोल्टेज का मैग्नीट्यूड निकालने की कोशिश करते हैं या देखते हैं, तो वो पोर्शन, वो पार्ट, वो इसका पूरे वेव का फेज कहलाता है, एक टुकड़ा कहलाता है, एक फ्रैक्शनल पार्ट इसका कहलाता है। हमारे पास जो फेज है इसके अंदर हम एंगल के साथ साथ टाइम पीरियड को भी देखेंगे, ठीक है। अभी तक जितने पिछले क्लास में डिस्कस हुई थी हमारी, वहां पर मैंने आपको टाइम के बारे में कुछ नहीं बताया था, ठीक है जी, क्योंकि
टाइम जो हमारे पास ये कोसाइन फैक्टर भी होता है ना वोल्टेज एंड करंट का, एंड में हमारी डिस्कस हुई थी। तो हमारे पास जो 90 डिग्री है, यानी 90 डिग्री को हम क्या कहते हैं, ये पाई बाई 2 है, इट्स पाई एंड इट इज 3 पाई बाई एंड इट इज 2 पाई। ठीक हो गया। पाई बाई 2 हमारे पास 90 डिग्री होता है, पाई हमारे पास 180 डिग्री के बराबर होता है, 3 पाई बाई 2 जो है हमारे पास वो 270 डिग्री के बराबर होता है, और हमारे पास 2 पाई जो इस पूरे वेव फॉर्म का आखिरी पोर्शन या आखिरी हिस्सा होता है वो 360 डिग्री के बराबर होता है। ठीक हो गया। इस पूरे चक्कर के दौरान मैंने आपको एंगल के बारे में बताया था कि यह हमारे पास थीटा भी होता है, यह हमारे पास रेडियन भी होता है, इसको हम पाई से भी मेजर करते हैं, लेकिन टाइम का जिक्र हमने कहीं पर भी नहीं किया था। ठीक है जी। आप टाइम को यहां पर समझते हैं कि यहां से लेकर यहां तक का जो पूरा ट्रिप होता है, इस दौरान जितना वक्त लगता है उस वक्त को हमने टाइम पीरियड का नाम दिया था। पिछले लेक्चर को आप यहां से देख सकते हैं। टाइम पीरियड के बारे में हमने कहा था कि ये वो वक्त होता है जब यहां से करंट निकलता है, अपनी वेव को कंप्लीट करता है, इस दौरान में जितना वक्त लगता है उस वक्त को हम टाइम पीरियड कहते हैं। अब टाइम पीरियड हमारे पास टोटल 4 टुकड़ों के अंदर डिवाइड है ना। जिस तरह 4 एंगल्स के हिसाब से हम देख रहे हैं, इसी तरह से हम 4 डिफरेंट टाइम्स के हिसाब से भी इसको देखते हैं। पहला टाइम हमारे पास ये टोटल टाइम का चौथा हिस्सा है, ये टोटल टाइम का आधा हिस्सा है, ये टोटल टाइम का जो है थर्ड पार्ट है, और ये हमारे पास आखिरी हिस्सा है टाइम का। ठीक है जी। अब आप T/4 यानी टोटल टाइम का चौथा टुकड़ा अगर देखेंगे कि यहां पर हमारे पास करंट या हमारे पास वोल्टेज की कीमत या वैल्यू वो कितनी है, ये आपके पास फेज कहलाएगा। ठीक है जी। यहां पर मैं देखता हूं कि कितने वोल्ट जो है वो सर्किट में गुजर रहा है। ठीक है जी। यहां पर इसकी वैल्यू जो कि हमारे पास I मैक्सिमम है ना, I मैक्सिमम एट द पोर्शन ऑफ T/2 इज द फेज ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट। सिमिलरली अगर यहां पर मैं V लिखूंगा, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि मैं करंट की बात करता हूं या वोल्टेज की बात करता हूं, एक ही चीज है। यहां पर इसी पोर्शन के ऊपर मैं वोल्टेज को भी देख सकता हूं। ठीक है जी। कि T/4 के ऊपर वोल्टेज कितना है। ठीक है जी। टोटल टाइम पीरियड का चौथा हिस्सा जब गुजर जाता है तो यहां पर टाइम पीरियड कितना राइज होता है। जब चौथा टुकड़ा गुजर जाता है तो यहां पर हमारे पास वोल्टेज या करंट कितना इंक्रीज या डिक्रीज होता है। सिमिलरली जब थोड़ा सा टाइम हम और गुजारते हैं, हाफ टाइम तक जब हम पहुंचते हैं, T/2 इज द हाफ पार्ट ऑफ द टोटल टाइम पीरियड। ठीक है। तो यहां पर हमारे पास मैं देख रहा हूं कि वोल्टेज या करंट वो 0 हो चुका है। ठीक है जी। फिर जब ये मजीद घूमता है, मजीद टाइम गुजरता है, और यहां पर हम 3T/4 यानी टोटल टाइम के थर्ड हिस्से तक, तीसरे हिस्से तक मैं पहुंच जाता हूं, तो यहां पर हमारे पास एंगल 270 है। यहां पर वोल्टेज या करंट अगेन मैक्सिमम हो रहा है, लेकिन विद द नेगेटिव साइन, ये नेगेटिव साइड पर मैक्सिमम हो रहा है। और जब अगेन आगे फॉरवर्ड होंगे तो आप आखिर जाकर जब टोटल टाइम पीरियड कंप्लीट होगा, एंड में जाकर ये पूरी कहानी फिर 0 होती है। 0 से स्टार्ट होती है, पॉजिटिव पे मैक्सिमम होती है, फिर 0 आती है, फिर नेगेटिव मैक्सिमम होता है, फिर आखिर में जाकर फिर 0 हो जाता है। इट इज अ फेज। ठीक है जी। ये हमारे इस पूरे साइकिल का फेज हमें बताता है कि करंट या वोल्टेज के अंदर जब एक कंप्लीट टाइम पीरियड, जब एक कंप्लीट वेव फॉर्म गुजरता है, इस दौरान में करंट और वोल्टेज के अंदर कितनी तब्दीली आती है, कौन कौन से मकाम पर उसकी वैल्यू कितनी होती है, डेट्स द फेज ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है जी। तो स्टूडेंट, हमारा आज का दूसरा टॉपिक जो कि है फेजर डायग्राम ना। ये फेजर लफ्ज जो है ये असल में फेज वेक्टर से निकला है ना। ये फेज वेक्टर आप देख लें, फेज वेक्टर, इसके दरमियान में से इस पोर्शन को आप हटा देंगे, ये आपके पास लफ्ज क्या रह जाएगा, फेजर। ठीक है। मालूम ये हुआ कि फेजर जो है हमारे पास ये कोई फेज वेक्टर, या हमारे पास हमने फेज अल्टरनेटिंग करंट डायग्राम के बारे में डिस्कस कर ली है, ये कोई ऐसा वेक्टर फॉर्म है, ये कोई ऐसा स्केल है, कोई ऐसी रिप्रेजेंटेशन है, कोई ऐसा कोई ग्राफिकल एनालिसिस है जिससे हम फाइंड आउट करते हैं अल्टरनेटिंग सर्किट का फेज। ठीक है। जिससे हमें पता चलता है कि अल्टरनेटिंग सर्किट के अंदर फेज कौन सा चल रहा है, और ये असल में एंगुलर फेज होता है। ये एंगल के थ्रू मेजर करके हमें बताता है, ये खास किस्म का प्रोजेक्शन है। ठीक है जी। डायग्राम इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे, आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे। इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फेज विद रिस्पेक्ट टू द वेक्टर्स। इसकी डिफिनेशन हमें ये बताती है कि हमारे पास जो फेज वेक्टर या फेजर डायग्राम जो है, ये वेक्टर के जरिए से क्या करता है, इस ग्राफ की एनालिसिस करता है। ठीक है। ये हमारे पास डिग्री रेफरेंस होता है। हम जो फेजर डायग्राम को डिस्कस करेंगे, इसके अंदर असल जो चीज
जो हमारे पास रेफरेंस के तौर पर काम करती है वो हमारे पास इसका एंगल होता है। ठीक है जी, आप एंगल को देख लेंगे सारा, एंटी क्लॉकवाइज जितना भी हम मूवमेंट करेंगे सारी डिटेल आपको समझ में आ जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है, और हमारे पास प्रोजेक्शन ऑफ द एंगल्स, यानी एंगल को हम मेजर करते हैं लेकिन उसके प्रोजेक्शन के हवाले से ना, एंगल असल में यहां पर हम मेजर करते हैं, आगे उसका सारा प्रोजेक्शन जो है वो ग्राफ के ऊपर या फेस के ऊपर जो है वो मेजर हो रहा होता है। ठीक है जी, कैसे होता है जरा इस चीज को देख लें आप। ये मेरे पास फेजर डायग्राम की कंप्लीट पिक्चर है ना, कंप्लीट ग्राफ है, एक डायग्राम हमने ड्रॉ किया हुआ है। यहां से आगे जितनी भी स्टोरी है ये तो सारी पुरानी है, इसके ऊपर हमने डिस्कस काफी बार, मुतादिद बार हम कर चुके हैं कि ये मेरे पास 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, वहां तक जाकर एंगल कंप्लीट हो जाता है। पाई की वैल्यू हमारे पास निकालते हैं हम, और इससे पहले हमने डिस्कस किया अबाउट द टाइम पीरियड ना, कि इसके अंदर टाइम पीरियड कितना होता है। बहरहाल उन बातों को छोड़े जरा, यहाँ पर जो हमारा मोटो है वो क्या है, वो ये बाहर जो डायल लगा हुआ है ना, ये वाला, इस चीज के ऊपर हमारी खास कंसंट्रेशन है। ये चीज हमारे पास फेजर डायग्राम है। ठीक है जी, ये जो बाहर गोल डायल आपको नजर आ रहा है ना घड़ी की तरह, ये हमारे पास है फेजर डायग्राम। इसके जरिए से हम इस चीज को भी मेजर करते हैं, हवाला देते हैं इसका, वेक्टर सम इसका निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पर डिफरेंट एंगल्स जो है वो मैंने इसके ऊपर डायल के ऊपर लगाए हुए हैं ना, आप देख सकते हैं। ठीक है जी, यानी 0 से स्टार्ट होता है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारे पास जो एंगल है वो पॉजिटिव होते हैं ना। जब आप राइट साइड पर एंगल को लेकर चलेंगे या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप चलेंगे तो आपके पास एंगल नेगेटिव जो है काउंट होते हैं, या एंगल को हम नेगेटिव मेजर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एंगल के पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रहा हूँ, 0 से 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300, 330 एंड 360। ये कंप्लीट जो एंगल का पूरा चार्ट है ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर मिसाल के तौर पर ये मेरे पास डायरेक्शन है 0 की ना, तो यहाँ पर ये भी 0 है। यहाँ से मैं लाइट लगा देता हूँ ना, बैटरी। ठीक है जी, जिस तरह मैं ऊपर ऐसा ऐसा मूव करूंगा यहाँ से, तो आप देखेंगे यहाँ पर इसका प्रोजेक्शन बढ़ना शुरू हो जाएगा ना, लाइक दिस। ठीक है जी, आपको इसका प्रोजेक्शन सामने बोर्ड पर नजर आ रहा है। जितना मैं इस फेजर डायग्राम को मूव करवाऊंगा साथ साथ में वहां से वो भी मूव कर रहा है। ठीक है जी, यानी जितना हम यहां से मूव करते हैं, जरा आप इस चीज को यूं देख लें कि मेरे पास ये एंगल है। ठीक है जी, यहां से, और इसका जितना मैं इसको ऊपर घुमाऊंगा साथ साथ में ये चीज भी ऊपर मूव करती जाएगी यहाँ पर। ठीक है जी, जितना आप ऊपर चलते जाएंगे यहां से इसका साया जो है, जो सामने दीवार पर इसका प्रोजेक्शन बनेगा, वो भी साथ साथ में ऊपर की तरफ उठता जाएगा। और यहां पर आकर जब आप बिल्कुल 90 डिग्री पर पहुंच जाएंगे तो मैक्सिमम प्रोजेक्शन वहां पर शो होगा। ठीक है, जब आप यहां से, ये टार्च लगी हुई है ना, आप यहां से इसको मजीद डिक्रीज करेंगे तो ये ग्राफ यहां से गिरना शुरू हो जाएगा इस तरफ। ठीक है, देख लें जरा, ये लाइट है हमारे पास, आहिस्ता आहिस्ता कम होते 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 यहां पर मैं आऊंगा तो अगेन ये सारी की सारी लाइट जाकर इधर 0 के पैरेलल लगना शुरू हो जाएगी। ठीक है जी, आप थोड़ा सा इस प्रोजेक्शन को मजीद देख लें। जब यहां से इस एंगल को हम मजीद बढ़ाएंगे यहां से, तो ये प्रोजेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में बढ़ना शुरू हो जाएगा, और जब यहां पर पहुंचकर 270 तक तो मैक्सिमम प्रोजेक्शन यहां पर लगना शुरू हो जाएगा। तो अगेन एक मैक्सिमम शेडो या साया जो है वो सामने बनना शुरू हो जाएगा। और इससे आगे आप मजीद बढ़ेंगे तो ये डिग्रीज की तरफ बढ़ते बढ़ते यहां से इस 360 डिग्री तक पहुंच जाएगा। ठीक है जी, इट विल बी द डायरेक्शन एंड लास्ट पोजीशन ऑफ द प्रोजेक्शन। ठीक है, देखिए अब हमारे पास ये एक ऐसी रिप्रेजेंटेशन है कि यहां से ये डायल मूव कर रहा है और यहां से पूरा कर्व बन रहा है। आपने सारी तफसील इंशाल्लाह देख ली होगी, आप थोड़े बहुत समझ भी गए होंगे कि यहाँ पर ये जो मेरे पास फेस डायग्राम है ना, ये मैंने 60 डिग्री के हिसाब से सेट करके रखा हुआ है ना। आप किसी भी एंगल के हिसाब से निकाल लें, आप 30 के हिसाब से निकाल लें, 120 के निकाल लें, 90 निकाल लें, जो सा भी आप एंगल को लेते हैं, तो वहां पर आगे आपको पता चल जाएगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज वो कितना है। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पर 60 डिग्री को लिया हुआ है, आप देख लें जरा, ये फेजर डायग्राम 60 डिग्री है, ये यहां से जाकर इस एरिया को टकरा रहा है ना, और यहां से इस जो ग्राफ है हमारे पास, ये जो हमारे पास वेव फॉर्म ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट है, यहां पर भी ये 60 के साथ जाकर मिलेगा ये। तो ये जो पोर्शन है इसका, जहां पर ये एक दूसरे के साथ कॉन्साइड कर रहे हैं या इंटरसेक्ट हो रहे हैं, यहां से हमें पता चलता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ द फ्लोइंग करंट, ये चूंकि ये डायग्राम मैंने करंट के हिसाब से बनाई हुई है, तो अल्टरनेटिंग करंट का कितना मैग्नीट्यूड इस वक्त सर्किट में से गुजर रहा है ये आपको बताएगा। ठीक है जी, आप थोड़ा सा आगे जाकर मेजर करेंगे 90 के ऊपर, तो आपको मैक्सिमम जो फ्लोइंग ऑफ द करंट है वो आपको मिलेगा यहां से ये। ठीक है जी, ये फेजर डायग्राम आपको बताएगा कि इस वक्त मैक्सिमम
करंट जो है वो सर्किट में से फ्लो हो रहा है। ठीक है जी, ये जो हमारे पास फेजर डायग्राम है, इसके प्रोजेक्शन की वजह से आगे हम इस ग्राफ के ऊपर मालूम कर सकते हैं कि कितने अमाउंट ऑफ द करंट या कितने अमाउंट ऑफ द वोल्टेज इस वक्त सर्किट में से फ्लो कर रहा है। ठीक है जी, फेजर डायग्राम के इस कंसेप्ट को उम्मीद है स्टूडेंट आप समझ गए होंगे कि हमारे पास जितना भी प्रोजेक्शन है, ठीक है जी, यहां से लाइट लगा देते हैं हम और इस डायल को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हैं। ठीक है जी, इसके हिसाब से आगे प्रोजेक्शन बनता है और इस डायल से हमें पता चल जाता है कि कितने अमाउंट ऑफ द करंट या वोल्टेज सर्किट में फ्लो हो रहा है। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स हमारे आज के दिन का आखिरी टॉपिक जो कि हमारे पास है फेज डिफरेंस। आगे जितने भी हम सर्किट्स को डिस्कस करेंगे, चाहे वो रेजिस्टर वाला सर्किट हो, वो इंडक्टर वाला हो, वो कैपेसिटर वाला हो, ये चीज हमारे बहुत ज्यादा काम आने वाला है कि फेज डिफरेंस कितना है, करंट आगे जा रहा है या करंट पीछे रहता है, कितने डिग्री से रह रहा है, कितने एंगल का इसके दरमियान में फर्क है। हमारे जितने भी सर्किट डायग्राम्स हैं उसके अंदर इस फेज डिफरेंस का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, सबसे पहले इसको समझते हैं इंशाल्लाह। जो आगे हम सर्किट्स बनाते जाएंगे आप साथ साथ इंशाल्लाह इस चीज की अहमियत को भी समझ लेंगे। ठीक है, फेज डिफरेंस का मतलब क्या होता है कि व्हेन टू अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज, वी हैव टू अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज, दैट इज द करंट एंड द वोल्टेज, ठीक है, ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी हैव द डिफरेंस 0 पॉइंट। अजीब बात है, फ्रीक्वेंसी सेम है लेकिन 0 पॉइंट उसका डिफरेंस है। क्या मतलब हुआ? मतलब यह है कि हमारे पास करंट और वोल्टेज जो हम सर्किट में क्रिएट करते हैं, अल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज, इनका हमारे पास फ्रीक्वेंसी सेम होती है जो 50 हर्ट्ज होती है। हम पहले डिस्कस कर चुके हैं इस बात के ऊपर, लेकिन इनका 0 पॉइंट डिफरेंट होता है। आप यहां से देख लें कि करंट यहां से स्टार्ट हो रहा है और वोल्टेज यहां से स्टार्ट हो रहा है, इसके दरमियान में 45 डिग्री का फर्क है। पहले करंट स्टार्ट होता है, करंट जब 45 डिग्री तक पहुंचता है तो उसके बाद वोल्टेज जो है वो स्टार्ट होता है। या हमारे पास यहां पर आप फेज डिफरेंस को देख लें जरा, ये कितना बड़ा फर्क है कि ये 0 से स्टार्ट हो रहा है और ये 90 डिग्री से स्टार्ट ले रहा है। तो करंट और वोल्टेज जो हमारे पास अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज है, having the same frequency, having the same amplitude, having the same direction, but they have the different 0 points। ठीक है, इसका 0 पॉइंट यहां है और इसका 0 पॉइंट यहां है। ठीक है जी, they have the difference in their 0 points, so this difference is called the phase difference। ठीक है जी, इस फेज डिफरेंस की वजह से आगे इसकी सारी प्रॉपर्टीज चेंज हो रही होंगी। ठीक है जी, कैसे? मिसाल के तौर पर ये मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंचा है तो इस दौरान में ये मैक्सिमम पॉइंट पर नहीं पहुंचा। ठीक है जी, आप देख लें जरा, यहां पर इसका मैक्सिमम पॉइंट है, ठीक है, और इस दौरान में हमारे पास वोल्टेज यहां पर इस किसी एरिया में जो है वो चल रहा है। ये ठीक हो गया। इनके दरमियान में एम्पलीट्यूड का फर्क आ जाता है। पहले करंट मैक्सिमम पर पहुंचता है, फिर वोल्टेज पहुंचता है, फिर करंट जो है वो नेगेटिव मैक्सिमम पे पहुंचता है, बाद में वोल्टेज पहुंचता है, तो इनके दरमियान में फर्क पैदा हो जाता है, डिफरेंस पैदा हो जाता है और इसी डिफरेंस को हम फेज डिफरेंस कहते हैं। ठीक है जी, दे आर सेड टू हैव अ फेज डिफरेंस। ठीक है जी, फेज डिफरेंस में एक चीज लीडिंग कर रही होगी और एक चीज लैगिंग बिहाइंड कर रही होगी ना। हम वहां पर कहेंगे सर्किट्स के अंदर कि करंट लीड्स द वोल्टेज। ठीक है जी, करंट वोल्टेज से आगे बढ़ रहा है, और हम कहेंगे कि वोल्टेज लैगिंग बिहाइंड द करंट, तो वोल्टेज करंट से पीछे रह गया है। ठीक है, लैगिंग बिहाइंड का मतलब होगा पीछे रह जाना। ठीक है जी, दौड़ में जो बंदा पीछे रह जाता है वो लैगिंग बिहाइंड होता है, जो बंदा रेस को जीतता है वो लीडर होता है, वो लीडिंग कर रहा होता है। तो यहां पर इस सर्किट में आप बाद में देखेंगे कभी करंट फॉरवर्ड जा रहा होगा, कभी वोल्टेज। ठीक है जी, दोनों के दरमियान में फेज डिफरेंस होगा, एक लीडर होगा और एक लैगिंग बिहाइंड में चल रहा होगा। ठीक है जी, ये डिफरेंस कितना बड़ा फर्क डालता है हमारे पास, इस चीज को इंशाल्लाह हम डिस्कस से करेंगे बाद में अल्टरनेटिव सर्किट्स के अंदर। ठीक है, ये हमारे पास वोल्टेज है का फार्मूला है ना, आप देख रहे हैं यहाँ पर कि वोल्टेज पीछे है, वो हमारे पास जो करंट है वो फॉरवर्ड है, तो इसका जो एंगल है हमारे पास इसके दरमियान में डिफरेंस आ जाएगा ना कि V इज इक्वल टू वी मैक्सिमम साइन ऑफ, हम ओमेगा टी डायरेक्ट लिखते थे, लेकिन यहाँ पर चूंकि फेज का फर्क है इनका, ठीक है जी, वोल्टेज जो है वो लैगिंग बिहाइंड कर रहा है, लिहाजा इससे जितना फर्क आता है वो उससे माइनस हो जाएगा ना। ठीक है जी, यहां से यहां तक का जो ये एंगल का फर्क है इसको हम फाई से डिनोट करते हैं। ठीक है, एक थीटा होता है हमारे पास, थीटा को हम इस तरह लिखते हैं, फाई के अंदर सीधा लाइन होती है हमारे पास। ठीक है, स्ट्रेट लाइन, एंड द फाई इज द डिफरेंस। ठीक है, इन दोनों के दरमियान में जो फर्क है वो इस फाई का है। ठीक है, ये जितना डिग्री भी होगा, मिसाल के तौर पर यहां पर जो फाई का डिफरेंस है वो 45 डिग्री का है, यहां पर जब आप निकालेंगे तो यहां पर 90 डिग्री का फर्क होगा।
तो ये 90 डिग्री इसके टोटल एंगल में से माइनस हो जाएगा। तो जितना एंगल फिर बचेगा वो हमारे पास वोल्टेज का एंगल होगा। उस मकाम पर वोल्टेज जो है उस टाइम वो चल रहा होगा। ठीक हो गया जी। जब फेज डिफरेंस की बात आएगी तो उसके लिए फिर हम इस इक्वेशन को यूज करेंगे। ठीक है जी, वोल्टेज की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। ये इक्वेशंस आगे बहुत सारे डिफरेंट तरीकों से डिफरेंट सर्किट्स के लिए यूज होंगे। डिफरेंट सर्किट हम इंशाल्लाह इसके ऊपर डिजाइन करेंगे। ठीक है, उम्मीद है स्टूडेंट्स आप फेज डिफरेंस के कंसेप्ट को समझ गए होंगे कि दे हैव द सेम फ्रीक्वेंसी बट द डिफरेंट 0 पॉइंट्स। किसी का 0.90 डिग्री है और किसी का डायरेक्ट 0 है। ठीक है, कोई पहले स्टार्ट हो रहा है, कोई बाद में स्टार्ट हो रहा है। इस हिसाब से इसके पूरे स्ट्रक्चर के अंदर फर्क आ रहा है। इसको कहते हैं फेज डिफरेंस। ठीक है, हमने सबसे पहले आज डिस्कस किया अबाउट द फेज कि फेज होता क्या है। तो फेज इस डायग्राम को कहते हैं, इस फिगर को कहते हैं जिसके अंदर आप अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड अल्टरनेटिंग करंट की पोजीशन बताते हो विद रिस्पेक्ट टू द टाइम पीरियड। ठीक है जी। फिर हमने पढ़ा कि फेजर डायग्राम क्या होता है। फेजर डायग्राम इज द वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। जब हम वेक्टर के जरिए से, डायल के जरिए से पूरे इस ग्राफ को डिनोट करते हैं, इसकी पोजीशन मालूम करते हैं, मैग्नीट्यूड मालूम करते हैं, वो हमारे पास फेजर डायग्राम होता है। और जब करंट और वोल्टेज के दरमियान में बेइत्तेफाकी पैदा होती है ना, कोई पहले भाग रहा होता है, कोई बाद में निकल रहा होता है, इनके दरमियान में जो बेइत्तेफाकी की रेशियो है ना, ये कितनी परसेंट है, ये हमारे पास फेज डिफरेंस कहलाता है। कौन आगे है, कौन पीछे है, कितना आगे है, कितना पीछे है, डेट्स द फेज डिफरेंस। ठीक है, और इसका फर्क आप सर्किट के अंदर भी देखेंगे और इसका फर्क आपको इस फिगर के अंदर भी नजर आ रहा है। ठीक है, उम्मीद है स्टूडेंट आप आज के लेक्चर को समझ गए होंगे। कोई मसला है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, इंशाल्लाह मजीद उसको क्लियर कर देंगे। मेरे चैनल जी अकेडमी को लाजमी, अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें जो फिजिक्स पढ़ना चाहते हो। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे भी अपने दुआ में याद रखें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।